मज़ार कायद के सामने आज हम कराची में इंतखाबात के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। मज़ार कायद का इंतखाब इसलिए किया कि कायद का जो पैगाम था, इकबाल का जो तसव्वुर था, क्या हम उसी के मुताबिक पाकिस्तान को लेकर आगे चल रहे हैं या उससे हट चुके हैं। कायद-ए-आज़म का तसव्वुर ये था कि पार्लिमानी जमहूरियत होगी, अवाम के जो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान की तकदीर के फ़ैसले होंगे। वो एक पार्लिमान होगी, जमहूरी तरीके से उसका इंतखाब होगा और वो डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसे होगी। अवाम की मुश्किलात को हल करना है तो उसके फ़ैसले कैसे किए जाएंगे। अलग वतन का तसव्वुर जो था, जो इकबाल ने दिया, कायद ने जिसको अमली जामा पहनाया, वहाँ तो मुसलमानों के मसाइल हल करने थे, उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी थी, उनके लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी थी, जहाँ उनके मसाइल हल हों, वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकें और पाकिस्तान खुशहाली तरक्की की मंजिलें तय करता जाए और लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आए। लेकिन पीछे मुड़कर देखें तो 75 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। पाकिस्तान दो लख्त हुआ और वो हिस्सा जिसके मुतल्लिक़ ख्याल ये था कि वहाँ पर तो इकनॉमिक वाइबिलिटी एक नाम की चीज़ को एग्जिस्ट करती नहीं है, वो अकेले कैसे रहेंगे पाकिस्तान के बगैर, इस वाले पाकिस्तान के बगैर, वेस्ट पाकिस्तान के बगैर। लेकिन आज वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, हसीना वाजिद वहाँ चौथी पाँचवीं दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गई हैं। इंतखाबात बड़े बुरे तरीके से किए हैं, उन्होंने सारी अपोजिशन को दबाकर टिपिकल जो पाकिस्तानी मॉडल है वो उन्होंने भी अपनाया, बांग्लादेश वालों ने भी। लेकिन उनकी इकॉनमी आज जहाँ हम खड़े हैं हमारे से 2-3 गुना बेहतर हो चुकी है। उनका टका हमारे रुपए से ज़्यादा तगड़ा है। आज से 30-35 साल पहले हमारे 90 पैसे और इंडिया का 1 रुपया आता था, आज हमारे 3.5 रुपये और उनका 1 रुपया आता है। तो इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो जो पार्लिमानी जमहूरियत, उस सफ़र में भी हम नाकाम हुए हैं। कोई वज़ीर-ए-आज़म आज की तारीख़ तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तमाम हुकूमतें वक्त से पहले टूटी या जिन असम्बलीज़ ने मुद्दत पूरी की वो वज़ीर-ए-आज़म तीसरे चौथे साल रुखसत हुए और कोई और आ गया। आज से 1 महीने बाद इंतखाबात हैं, लेकिन आज की तारीख़ में भी ये यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं और वो दुरुस्त कहते हैं कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ख़तरा है। लेकिन क्या 1 महीना अगर इंतखाबात और टाल दें तो उसके बाद हमले होना बंद हो जाएंगे? पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों आई? कायद का तसव्वुर ये था कि पीस विद इन, पीस विद आउट। क्या हमने उसके ऊपर अमल किया? हम अमेरिका के जो फ्रंट लाइन एलाई बनकर पाकिस्तान में जहाद अफ़गानिस्तान से लेकर आज तक जो कुछ करते रहे हैं, क्या हमने वो चीज़ें भुला दी थी जो कायद ने हमें सिखाई थी पाकिस्तान बनाते वक्त जो तसव्वुर था? तो आज इंतखाबात का मौका है, तो शहर के मुख्तलिफ हलकों में जाएंगे और वहाँ पूछेंगे, सबसे पूछेंगे वो लिसानी फसादात जो कराची में हुए, क्या क्या वो कायद का तसव्वुर था? क्या लिसानी बुनियादों के ऊपर जिस तंजीम को खड़ा किया गया था वो कायद का तसव्वुर था? जमातें बनाना, तोड़ना, उससे फिर दोबारा तोड़ना और नए सिरे से तश्कील देना, क्या ये कायद का तसव्वुर था? अगर नहीं था तो हम सही तरीके से पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ाएं? मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की बानी जमात थी, अब वो मुस्लिम लीग ABC से शुरू होकर ज़िया तक जाती है। तो अब ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए जमहूरी, अगर जमहूरियत का तसव्वुर हो तो वो कैसे आगे चलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन सियासी जमातों में शामिल है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जमहूरियत के करीब जानी जाती हैं। लेकिन आज मैं उनके इंतखाबात की अगर फहरिस्त पढ़ूँ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, तो एक एक ख़ानदान के, जिसमें जरदारी साहब की फ़ैमिली से कोई 5 या 6 लोग कौमी और सूबाई से उम्मीदवार हैं, खुर्शीद शाह की फ़ैमिली से 2 या 3 लोग उम्मीदवार हैं, मेहर हैं तो उनकी फ़ैमिली से 3 या 4 लोग उम्मीदवार हैं। जोखियों के कत्ल का जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो पीपल्स पार्टी से रुकने कौमी असम्बली का उम्मीदवार है। तो मैं ऐसी जमहूरियत को क्या बोलूँ? वो तसव्वुर जो इन सियासी जमातों को देना चाहिए था, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी होती और जानें भी कुर्बान करती जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, वो इन सियासी जमातों के अंदर भी नापैद है। तो इंतखाबात हों 8 फरवरी को, हमारे मसाइल का हल दें, क्या तरीक़ाकार हो, इन जमातों को क्या करने की ज़रूरत है और अवाम को इन मुंतखब नुमाइंदों से क्या सवाल करना चाहिए? उनको आटा, दाल, रोटी वो तो खाने को मिले कि रात को बच्चे भूखे सोएं, ये वो जमहूरी तसव्वुर है? ये जमहूरी तसव्वुर नहीं है। वो मुसलमानों के लिए अलग वतन के क़याम का तसव्वुर आया ही इसलिए था कि मुसलमानों की ज़िंदगियों में आसानी और बेहतरी पैदा की जा सके। तो आज हम इलेक्शन कैंपेन भी कवर करेंगे और मुंतखब नुमाइंदे जो मुंतखब होने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, इलेक्शन में जाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे और जिन्होंने वोट का हक इस्तेमाल करना है उनसे भी पूछेंगे कि कहाँ गलतियाँ हुई और सुधारने के लिए कौन सा तरीक़ाकार है। हम इस वक्त आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े ही एक सेंट्रल फिगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो सिंध की पॉलिटिक्स में पिछला कुछ अरसा छाए रहे, सिंध के गवर्नर भी रहे, और इस वक्त हम उनसे 3-4 बातें पूछेंगे। एक तो पूछेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नवाज़ शरीफ के हवाले से, उसके सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे।
खुद मोहम्मद ज़ुबैर साहब आज कहाँ स्टैंड करते हैं, और अगर इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को, अगर मैंने इसलिए बोला कि अभी इबाहम काफ़ी मौजूद है, तो इनका रोल क्या होगा और पीएमएलएन कैसे परफॉर्म करेगी? ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थैंक वक्त यू दिया। वेरी मच बहुत जी। मसरूफ़ थे आप, वेलकम लेकिन टू हमारे कराची। लिए आपने वेट भी किया और हमें वक्त भी दिया। पहले तो सबसे बड़ी खबर से स्टार्ट करते हैं। जी सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब ने वो रिलीफ दे दिया जिसकी पीएमएलएन बहुत देर से इंतज़ार में थी, कि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन वाला टैग जो है हट गया आज। क्या सियासत पे असरात होंगे इसके? पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए था। इवन 2 दिन की भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, वो इतना एब्सर्ड था। उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है। वो जिस बुनियाद पर दिया गया था, वो ये कामा और उसमें रिसीवेबल ना दिखाना, वो किसी मन तक बनता ही नहीं था। और वो भी उठा के फिर लाइफ टाइम दे दिया। लाइफ टाइम तो मैं कहता हूँ किसी चीज़ के लिए, वैसे भी मुझे जहाँ तक पता है लाइफ टाइम मर्डर जो करता है वो भी शायद 14 साल होती है, 7 साल गुजारने पड़ते हैं। सो ये तो एक अवामी नुमाइंदे के लिए लाइफ टाइम, उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है। और भी अगर कोई होता तो ये तो बहुत ही एक असूली फ़ैसला है, अच्छा फ़ैसला है। और इसमें नवाज शरीफ की बात नहीं, ये पाकिस्तान ने वो चीज़ें जो ख़राब थी, क्योंकि नवाज उसको शरीफ और पीएमएलएन की सियासत को क्या फ़ायदा होगा आज के फैसले से? नवाज शरीफ को तो जाहिर सी बात है, PMLN इज़ नवाज शरीफ, और सब उनके गिर्द घूमता है। अगर क्या इस फैसले से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं? यही एक हिंड्रेंस थी। आपके ख्याल में बन जाएंगे वज़ीर आज़म चौथी बार? अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। मुझे नहीं ऐसा कैप्टन लगा। सफदर साहब कहते हैं कि पांचवीं दफ़ा भी बनेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा, क्यों? क्योंकि अगर वोट से ही मुंतखब होना है किसी पार्टी ने, तो मुझे लगता है कि ऐसी एक हंग पार्लियामेंट वजूद में आएगी जिसमें कोलिशन फॉर्मेट होगा। जी कोलिशन फॉर्मेट में किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। हाँ, वो तो जो खेल February 8 के बाद होगा, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट्स के कितनी कितनी सीटें। बट असूली तौर पर अगर PMLN लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होती है और कोalition बनती है बाकी 5-6 जमातों की, तो उसमें जाहिर सी बात है राइट तो वो, जैसे पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब का राइट था, इसी वजह से था कि तकरीबन 83-84 सीटें थी PMLN की, वो 56 थी PBP की, तो उनका फॉरेन मिनिस्टर बन गया था शहबाज शरीफ साहब। सर, शहबाज शरीफ की हुकूमत लेने से नून लीग ऊपर आई या डूब गई? 16 माह बहुत की बहुत हुकूमत नुकसान हुआ है। डूब वर्ड तो पता नहीं यूज़ करना चाहिए, डूब डूब गई। गई या नहीं। मैं पंजाब घूम बट के आया हूँ, आपका कमेंट। नदीम भाई, मैं आपको बता दूं कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो 2 रीजंस थे जिसकी वजह से मैं बिटरली अपोज कर रहा था। नॉट एग्जैक्टली द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस राइट था, उसके बाद डिज़ोल्व करना और इलेक्शन में जाना, एक तो सियासी हवाले से, और उसमें कोई रॉकेट साइंस 16 नहीं। माह की हुकूमत के बाद नून लीग को नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ। वोट में क्या बनेगा? वी वर द नंबर 1 पार्टी, या उसके पहले के सर्विस उठा के देख लें। एंड 2018 के उसका इलेक्शन अगर, में हम पंजाब में जाते थे तो आप बड़े तगड़े थे, इस दफ़ा जी आप तगड़े नहीं हैं। जी बिल्कुल। क्लियर डिफरेंस। हालांकि हम ऑन द रिसीविंग एंड थे, मतलब हमारे लोग फेस कर रहे थे मुश्किलात, खुद मियाँ नवाज शरीफ आप जेल में, महसूस करते हैं मरियम। ये ब्लंडर था हुकूमत लेना? बहुत मिस्टेक थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मियाँ नवाज शरीफ अभी 1.5 महीना पहले गए थे लाहौर चैम्बर, और उसमें उन्होंने बताया था कि 23 मई 2022 को डिज़ोल्व करने जा रहे थे। इमरान खान ने जब ऐलान किया कि 25 मई को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, सर, ये तो बातें बाद में बताने से असर नहीं होता, हाँ उस चलें ठीक है, वक्त बट अमल करने नुकसान से हुआ असर क्योंकि होता है। उसके बाद जुलाई 2022 में बाई इलेक्शंस हुए। कभी भी PMLN इतनी सीटें पंजाब में नहीं हारा था, 16 सीटें हार गए थे 20 में लाहौर से से। उड़ गए। लाहौर से 4 में से 3 हारे थे, तो इससे ज़्यादा और क्या एविडेंस हो सकता है। फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए, सारे के सारे वो इमरान खान नहीं जिसमें खड़ा हुआ था। मोहम्मद ज़ुबैर गवर्नर सिंध थे, मोहम्मद जी ज़ुबैर सेंट्रल फिगर थे उनकी सिंध में। जी मोहम्मद ज़ुबैर तर्जमान थे नवाज शरीफ के, जी मरियम के। जी मुझे लगता था इंटरव्यू उनसे करना हो तो हमें ज़ुबैर साहब से सिफारिश करानी जी। पड़ेगी। तो अब क्या काया पलट हुई कि ज़ुबैर साहब इधर बैठे हुए हैं। वो मैंने एक TV इंटरव्यू में कहा था कि वक्त की बात होती है, नए प्लेयर्स आ जाते हैं, ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स आ जाते हैं आपके आपकी पास, ये जगह तो नहीं। कौन सा नया प्लेयर आया? मेरी जगह तो एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, बट जाहिर सी बात है बहुत से लोग हैं जो कि पार्टी में हैं और पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट आप भी कर रहे मरियम हैं। के करीब थे, मैं मरियम से बहुत दूरी करीब था। कैसे हुई? ये मेरा ख्याल है, एनी वन गुड रीज़न जिसने आपको दूर किया? ये मेरा ख्याल है, देखिए वो जो काम काफ़ी मेरे साथ मेरे ज़िम्मे थे, उसमें बड़े हाई रिस्क गेम्स थे ना। आपने एज काम खराब किया? नहीं, एज स्पोक्स पर्सन ऑफ मियाँ नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज एट अ टाइम जब PDM बन रही थी, और वो सबसे वो जारहाना आपका वो था ना, तो उस वक्त जाहिर सी बात है इट वाज अ हाई रिस्क गेम ना। उनकी तर्जमानी करना, वो बोझ अपने कंधों पर लेना इतना आसान नहीं था। फिर वो जो फासला कुछ किस वजह से बढ़ा? गिव मी वन गुड रीज़न जिससे फासला बढ़ा। ये जब मेरी किताब आएगी इलेक्शन के बाद कभी
अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताऊंगा। दो बंदे थे जिनको मुझे लगता है कि वो पीडीएम वाला फॉलोड, जिनको वो रास नहीं आया। शाहिद खान अब्बासी पब्लिकली अपोज करते थे हुकूमत में नहीं जाना चाहिए, उन्होंने वजारत भी नहीं बिल्कुल ली। उन्होंने क्लियरली कहा था। मोहम्मद जुबैर ने एक पोजीशन ली, जी तो शाहिद खान अब्बासी का आज नाम आया, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, तो मोहम्मद जुबैर का नाम भी आएगा जल्दी, ईसीएल पे डलेगा, एक नैब का केस अच्छा, खुलेगा। तैयारी पकड़ के रखिए, अगला केस तैयारी मैं आपका कवर कर रहा हूँ। लेकिन उसमें देखिए इकोनॉमिकली कि उसमें भी आप समझते हैं मईशत को, इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ। IMF प्रोग्राम में अगर आप हैं, IMF प्रोग्राम में थे ना 2022 में, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आखिरी साल है तकरीबन आपका 5 ईयर टेन्योर का, IMF की सोड ऊपर लटकी हुई है और आप जा रहे हैं हुकूमत लेने और सख्त तरीन फैसले करने, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ानी है, बिजली की कीमतें भी बढ़ानी है, बजट भी वो देना है जो 2022 जून में प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था उस वक्त, मिफ्ता ने रिवाइव करवाया था। कोई चॉइस नहीं थी ना उसको, मिफ्ता ने करवा दिया था ना रिवाइव सितंबर 2022। और बाद में अपनी आपकी हुकूमत ने अपनी कोशिशों से दोबारा तोड़वाया उस प्रोग्राम को, फिर दोबारा रिवाइव हुआ। मेरे ख्याल है डार साहब से पूछ लीजिएगा, आपकी हुकूमत की कारकर्दगी, डार साहब भी तो आपके थे। नहीं मैं देखना जहाँ जो चीज़ होती है, मैं आपके पास पता नहीं कितने प्रोग्राम किए हैं जब से मैं सियासत 16 माह में सबसे ज्यादा फेलियर कौन था, शहबाज शरीफ, इसहाक डार या एनी अदर पर्सन? नेम 2 पर्सन। मैं कोई भी नहीं, दो लोगों के नाम है। ये गवर्नमेंट की पूरे की जिम्मेदारी होती है, सारी कलेक्टिवली फेलियर थी। देखना वो मईशत ठीक हो ही नहीं सकती थी, या हो सकती थी तो उसमें जो फैसले करने थे, जो जल्द फैसले करने थे, IMF रुकावट क्या थी? IMF प्रोग्राम कौन रुकावट था? शहबाज शरीफ फैसला नहीं थे ले सकते? मेरे हिसाब से देखिए IMF प्रोग्राम, ये तो सब मेरा ख्याल है सब आप भी ये कहते होंगे कि पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस बट टू बी विद IMF। अभी भी दोबारा जाना पड़ेगा, अभी 100% जाना पड़ेगा, मेरा ख्याल है किसी को गलतफहमी है। सर 90 बंदों की काबीना बना के शहबाज शरीफ ने जो 16 माह की हुकूमत की, वो नवाज शरीफ के साथ सारी उम्र वो ज्यादती जनरल मुशर्रफ ने नहीं की जो ज्यादती 90 बंदों की काबीना के साथ शहबाज शरीफ ने 16 माह में की। सर 83 थे। शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत नवाज शरीफ की सियासत को लेकर बैठ गई। 10 साल में मुशर्रफ ने नहीं वो किया जो 16 माह में शहबाज शरीफ ने किया। माने या ना माने, मुशर्रफ के ज़माने में तो हमने जबरदस्त रिकवरी, आप गेन कर रहे थे ना, बिल्कुल गेन कर रहे थे। तो फिर देखिए ना हमने शहबाज शरीफ किससे मिले हुए थे? सच्चा जवाब देना। सर नहीं देना। मोहम्मद जुबैर साहब नून लीग के साथ हैं या किसके साथ हैं सर? नून लीग में ही वोट डालेंगे उसको? पता नहीं वहाँ उधर कौन खड़ा होगा, मुझे नहीं पता फ्रैंकली कि हमारे इलाके में। ये देखे मोहब्बत का ये आलम है कि यही नहीं पता। नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है उसकी रीज़न है, सीट एडजस्टमेंट्स लास्ट स्टेज पर है। सो फाइनली जाके वो जो हमारा इलाका, आपने कहा ना वोट तो मैं अपने इलाके में डालूंगा, वहाँ अगर हमारा MQM से या GDA से या जिससे भी अगर इत्तेहाद हो जाता है, शायद परवीन शागर का शेर है, पता नहीं अगर मैं गलती ना कर रहा हूँ, सुलझाएं बेदिली से ये उलझे हुए सवाल, वहाँ जाएं या ना जाएं, ना जाएं कि जाएं हम, नून लीग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सच्चा जवाब देखे, मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा, घर बैठेंगे। नहीं, और ये सियासत भी करूंगा। किसके सी? एक चीज़ होती है, मेरा ख्याल है कई चीज़ों का वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, और वक्त का इंतज़ार इसलिए करना चाहिए कि आपने खुद का February 8th इज़ अ D-Day फॉर पाकिस्तान, उसमें क्या होता है, क्रेडिबल इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं? आपका ख्याल है क्रेडिबल होंगे? अभी भी आपका ख्याल है नहीं होंगे क्रेडिबल? पाकिस्तान नीड्स फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, फ्री और फेयरनेस होंगे, which will bring credibility, नहीं होगा। because पाकिस्तान आपने कहा ना IMF पर डिपेंडेंट है, पाकिस्तान FATF पर भी डिपेंडेंट है, आप ईमानदारी से यकीन है आपको? GSP प्लस पर भी डिपेंडेंट है सर, आपको all of those things will come, बजाय कि इससे ज़्यादा और ख़राब सर आर्म ट्विस्टिंग IMF से भी होगी, GSP प्लस पे यूरोपियन यूनियन से भी होगी, अमेरिका और बरतानिया भी करेंगे। वो आज भी मैंने बरतानवी स्पीकर का बयान पढ़ा है कि इट शुड बी इंक्लूसिव इलेक्टोरल प्रोसेस। इंक्लूसिव का मतलब होना चाहिए ना, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने ने अगर किसी को नहीं समझ आ रही बात, तो आसान मतलब ये है, इट इज नॉट अबाउट PTI, इट इज अबाउट द वोटर। क्या मैं जिसको पसंद करता हूँ पार्टी को मैं वोट डाल सकता हूँ या नहीं, वो होता है। PTI और PMLN, PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत तो नहीं चाहिए। देखिए इट्स नॉट अ बैंड पार्टी, या तो होता है ना कि उसको बल्ले का निशान मिलना चाहिए। फिर तो आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं, PMLN में आपकी कोई जगह नहीं है फिलहाल। आप ये क्या बात, अपना दफ्तर चलाएं आप। मेरा नहीं ख्याल है कोई PMLN में ये भी कहता है, अगर आज काजी फाइज ईसा ने ये फैसला दिया है कि मियां नवाज शरीफ की ना ताहयात नाअहली, वो उनको मुझे लगता है बल्ले का निशान भी दे देंगे, तो दे देंगे। तो मैं, आप मेरे से कल पूछेंगे, कल तो आप तारीफ कर रहे थे जस्टिस फाइज ईसा की, तो कल आज आप कह रहे हैं कि कल मैं दोबारा आपसे बल्ले का निशान मिलने के बाद भी रिएक्शन लेने आऊंगा। ठीक है प्रॉमिस। और उसमें देखिए एक वैसे आपको मेरे से ज्यादा पता है, 270 तकरीबन 266 अब रह गई हैं डायरेक्ट सीट्स। यस,
एक पार्टी 266 पर कम्पीट करे, बाकी दूसरी पार्टी 340 पर करे, तो मेरा ख्याल है वो तो अनइवन कंपैरिजन। पीटीआई की 227 रिजर्व सीटें खत्म हो चुकी हैं जी, वही मैं कह उनके रहा हूँ। जितने कैंडिडेट्स 849 सूबाई और कौमी मिला के जाएंगे वो एज इंडिपेंडेंट जाएंगे अगर जी। बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो उनको वो नहीं और होगा उसके ना, बाद वो सारे लोटे बना दिए जाएंगे। लोटे बने या ना बने वो तो दूसरी नहीं बात सर, है। क्यों नहीं बनेंगे? आपके वो सेनेटर्स बने थे कि नहीं, जिनका शेर का निशान वापस हो गया था, कोई भी नहीं बना था। जिनका शेर का निशान वापस हो गया था 2018 नहीं, में, वो 12-13 सेनेटर्स ने इलेक्ट होना था। तो निशान खत्म हो गया। हारून अख्तर था फॉर एग्जांपल, सादिया अब्बासी थी। वोट डालते रहे ना जरूरत के वक्त, संजरानी को कभी किसी को कभी किसी को, नहीं, जहाँ जरूरत वोट तो पड़ती रही। जहाँ भी डाले वो तो वैसे भी डाल सकते थे, पीपल्स पार्टी वालों ने डाला था। वो जब 64 खड़े होते और 50 निकले थे तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी वाले खाने में इकट्ठे थे, दोपहर को वोट डालते हुए कहीं और चले गए। तो मोहम्मद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया Thank you आपका, very खुश रहिए। आपका मुस्तकबिल अब किस जमात में होगा, एक जाते जाते बता ही दे। इंशाल्लाह ताला PMLN में ही।